नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर दुर्गेश कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल RSR हेल्थ क्लब। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बट उसमें से एक बीमारी होती है हाइपरटेंशन, जो बहुत ही कॉमन होता है। नॉर्मली अब तो ये यंग लोगों में भी पाया जाने लगा है। ओल्ड एज में तो होता ही होता है, ये होना ही होना है। 95% ये ओल्ड एज में होता ही होता है और ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन देखा जाता है। ये किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है या बिना किसी बीमारी के भी लोगों में पाया जाता है। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, आज हम टोटल बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट देखिएगा। मैं हाइपरटेंशन को कई स्टेप में डिवाइड कर दिया हूँ और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाऊंगा। इसके पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं, क्या क्या फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसकी ईटियोलॉजी क्या है, इसके ग्रेडिंग क्या होती हैं, कैसे हम हाइपरटेंशन को समझेंगे कि हाइपरटेंशन हमारे अंदर हाइपरटेंशन है वो किस ग्रेड का है, एक्चुअली में हाइपरटेंशन है क्या, हम किसको कहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने आपको ब्लड प्रेशर नापना सिखाया था, उसका अगर आपने देखा नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जा करके देख लीजिएगा, उसे देखिएगा और फिर इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। क्योंकि वहाँ तो आप बीपी नापना सीखे हैं, लेकिन एक्चुअली में बीपी की वजह से होता क्या है गाइस, नॉर्मली बीपी की वजह से हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन दोनों में कुछ भी हो सकता है। वो हम बीपी के थ्रू नापना जान जाते हैं, बट एक्चुअली में ये है क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। और ये चीज़ हम इस चैनल में इस वीडियो में जानेंगे। ब्लड प्रेशर का वैल्यू, जो एक नॉर्मल वैल्यू होती है, जो हमने बताया था एवरेज वैल्यू 120/80 पर पर्सन हम मेजर करते हैं, ये एक मानक है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, यानी कि 120, 130, 140, 150, 160 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे की डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 85, 90, 95, 100, 110, ये अगर हो जाती है तो दोस्तों इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपर का मतलब हाई होना, ज़्यादा होना, टेंशन का मतलब प्रेशर ज़्यादा होना, यानी कि ब्लड प्रेशर का वैल्यू का ज़्यादा होना। दूसरा एक टर्म होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर का कम होना, यानी कि हाइपो यानी कि कम होना, टेंशन का मतलब प्रेशर। ब्लड प्रेशर का कम होना यानी कि 120 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो, यानी कि 110 हो, 100 हो, 90 हो, और डायस्टोलिक प्रेशर आपका 60 से नीचे हो, यानी कि 80 से नीचे होने लगे, 70 आए, 60 आए, 50 आए, तो हम इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन दो तरीके के हो सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 का मतलब इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसेंशियल का मतलब ये प्राइमरी हाइपरटेंशन होते हैं। प्राइमरी इन द सेंस इसका कोई इटियोलॉजी नहीं है, इसकी कोई नोन काज नहीं है, कोई रीज़न नहीं है क्यों है। हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर भी हमें कोई कारण नहीं पता चलता है किस वजह से है, इसलिए इसको इटियोलॉजिकली इसेंशियल हाइपरटेंशन या फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसका कोई रीज़न नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। इसके लिए हम कैसे मैनेज करेंगे ये बाद में बात करते हैं। अभी दूसरे टाइप की बात करते हैं, जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि यह सेकेंडरी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सेकेंडरी यानी कि किसी न किसी कारण से ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। यानी कि प्राइमरी कुछ और है, यानी कि प्राइमरी आपकी कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, कोई आपके अंदर कोई बीमारी हो रही है जिसकी वजह से ब्लड का बढ़ रहा है, हार्ट का रेट बढ़ रहा है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। ओवरऑल आपको कोई ना कोई डिजीज है, वो चाहे लंग की डिजीज हो सकती है, हार्ट की डिजीज हो सकती है, किडनी की डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर आप प्रेगनेंसी इंड्यूस हो सकता है। किसी भी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों, जो हाइपरटेंशन होता है, जो प्राइमरी एटियोलॉजिकल कारण होता है, वो 95% लोगों में होता है। यानी कि 95% लोगों का हाइपरटेंशन बिना किसी कारण के, बिना किसी बीमारी के, बस जब वो स्क्रीनिंग के लिए किसी और बीमारी की वजह से गए और जब उन्होंने स्क्रीनिंग करी तो उनका प्रेशर ज़्यादा पाया गया। सपोज दैट आपको चक्कर आया, हेडेक हुआ और आप पास के किसी डॉक्टर के पास गए, उन्होंने अपना एक्सीडेंटली बीपी नापा और आपका बीपी बढ़ा हुआ है। फिर आपने इन्वेस्टिगेशन कराया, बहुत सारे जांच कराए, बट कोई नॉन रीज़न नहीं पाया गया जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। तो ये हो गया 95%, ये लोग कॉमन होते हैं। और दोस्तों, जो दूसरा जो सेकेंडरी यानी कि कोई कारण है या कोई किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी काज की वजह से है, वो सिर्फ 5% लोगों में पाया जाता है। बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन की ग्रेडिंग के बारे में। उसकी ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग के बारे में बात करते हैं तो इसको हम 4 ग्रेडिंग दे सकते हैं, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 0 के अंतर्गत नॉर्मल ब्लड प्रेशर आता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो 120 to 139 mmHg होगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा
वह 80 to 89 mmHg होगा। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के ग्रेड 1 के बारे में। तो ग्रेड 1 में दोस्तों दो चीज़ें हो गई, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का जो रेंज होता है वह 140 से लेकर के 159 mmHg होता है, और जो डायस्टोलिक रेंज है जो लोअर वाला है वह 90 से लेकर के 99 mmHg यानी कि 90 से लेकर 99 mmHg तक, ये कहलाता है ग्रेड 1। अब बात करते हैं ग्रेड 2 की। तो ग्रेड 2 में दोस्तों फिर वही हम उससे ज़्यादा ग्रेड 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वह इस बार 160 से लेकर के 179 यानी 80 से कम 160 से 179 mmHg तक होगा। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वह आपका अब 100 से ऊपर होगा, यानी कि 100 से लेकर के 109 तक होगा, यानी कि 100 से लेकर के 109 mmHg तक इसका वैल्यू होगा, और ये ग्रेड 2 कहलाएगा। दोस्तों अब ग्रेड 3 की बात करते हैं। तो जनरल सी बात है कि 180 या 180 से ज़्यादा हो गया तो ये ग्रेड 3 में आएगा, और जो ये सिस्टोलिक हो गया, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वह 110 या 110 से ज़्यादा यानी कि 110 या 110 से ज़्यादा mmHg होगा, तो ये डायस्टोलिक प्रेशर, तो ये ग्रेड 3 में आएगा। दोस्तों अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से हट के एक बात करेंगे, तो इसको आइसोलेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। आइसोलेटेड हाइपरटेंशन में सिर्फ हम सिस्टोलिक को मेजर करते हैं, क्योंकि इसमें डायस्टोलिक हमेशा नॉर्मल बना रहता है, यानी कि बिलो 90 ही रहता है वो, और केवल सिस्टोलिक बढ़ता है। तो इसमें हम बात करते हैं तो इसमें 2 ग्रेड होगा, केवल ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 में सेम वही जो ब्लड प्रेशर होगा आपका 140 से लेकर 159 तक होगा सिस्टोलिक, और जो ग्रेड 2 में आएगा तो वो उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो 160 से लेकर के ऊपर 180 90 कुछ भी हो सकता है, मतलब वो एबव 160 mmHg होगा। और ये दोस्तों आइसोलेटेड हाइपरटेंशन कभी कभी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसका इलाज कर रहे होते हैं, फिर भी ये ठीक नहीं होता, और इस कंडीशन में ये रेजिस्टेंट हो जाता है, और इस कंडीशन में हम इसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या एसिलरेटेड फेज ऑफ हाइपरटेंशन कहते हैं। गाइस इसमें ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी ये मैलिग्नेंट और ये एसिलरेटेड हाइपरटेंशन बहुत ही खतरनाक होता है, और कई बार ये हमारे बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज कर देता है, जिसमें जो ब्लड वेसल्स की वाल हैं वो वाल नेक्रोटाइज हो जाती हैं, और फिर ये फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस क्रिएट करता है, और इसमें बहुत सारी फिर आगे चल के थ्रोम्बोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस होने के बाद से एम्बोलाई बनती है, और फिर हार्ट ब्लॉक होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इस तरीके का किसी को भी है जो ट्रीटमेंट लेने के बाद भी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर की ज़रूरत है, और डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से मिलें और उनसे कांटेक्ट करें और फिर इसका इलाज कराएं। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी का तो पता है कि वो एटियोलॉजी उसकी कुछ भी नहीं है, ये इसके कोई रीजन नहीं है, कोई काज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसलिए वो प्राइमरी में आता है, जो नॉर्मली 95% तक होता है। अब हम सेकेंडरी जो 5% होता है, जो 500 बहुत ही कम होता है, वो जिसका सेकेंडरी काज होता है, उसीलिए उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकते हैं दोस्तों? ये मोस्ट कॉमन काज इसके अल्कोहल हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है, फिर उसका रीनल डिजीज हो सकते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हो जाता है जिसको प्री एक्लेम्सिया वगैरह में आता है, फिर आपके कार्डियक डिजीज भी हो सकते हैं, आपके हार्ट की कोई बीमारी है, किसी तरीके का है, कार्डियोमेगली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। आपकी इंडोक्राइन डिजीज हो सकती है, इंडोक्राइन इन द सेंस हाइपोथायराइडिज्म हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाइपर सब में उसका भी हो सकता है। फिर दोस्तों कई बार लोग ड्रग एब्यूज़र होते हैं, जिसको ड्रग इंड्यूस भी होता है, आप नॉर्मली किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करा रहे हो, उस वजह से भी आपका हाइपरटेंशन बना रहता है, तो यानी कि ड्रग इंड्यूस भी हाइपरटेंशन हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के हैं, वो सब कारण मैं आपको यहाँ लिस्ट में दे दे रहा हूँ, आप फोटो में देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि ब्लड हाइपरटेंशन हमारा है तो जिस भी ग्रेडिंग में है, ये हम कैसे जानेंगे? तो ये हम मेजरमेंट से जानेंगे। तो मेजरमेंट के 2 क्राइटेरिया हैं, पल्पेटरी और अस्कल्टेटरी। अस्कल्टेटरी जिसमें आला यानी कि स्टेथोस्कोप की जरूरत पड़ती है, पल्पेटरी जिसमें हम अपने हाथ के रेडियल आर्टरी के पल्पेशन को हम 3 अपने उंगलियों से, जैसा कि हमने समझाया था, मेजर करके कर सकते हैं। ये दोनों तरीके कैसे करते हैं, ये पूरा उसका मैंने वीडियो बनाया है, ये मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ, और यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा आपको, आई बटन पे भी जा करके आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी का तो रीज़न है भाई, पार्टिकुलर बीमारी की वजह से वो बीमारी है, इसलिए वो सेकेंडरी कहलाता है। प्राइमरी जो हाइपरटेंशन जिसका कोई कारण नहीं है, तो हम उसका इलाज क्यों कराएं? कोई तो दिक्कत होगी, कोई तो शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी, तभी तो हम इलाज कराएंगे। तो दोस्तों फ्यूचर में प्राइमरी हाइपरटेंशन बने रहने की वजह से
अनट्रीटेड प्राइमरी हाइपरटेंशन की वजह से फ्यूचर में हमको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, हम इस बारे में बात करते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स में दोस्तों एवोर्टिक एनोरिज्म हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, सेरेब्रल वेस्कुलर डिसेक्शन हो सकता है या डैमेज हो सकता है दोस्तों। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं सीएनएस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें दोस्तों मोस्ट कॉमन देखा गया है कि प्राइमरी हाइपरटेंशन के पेशेंट को स्ट्रोक आता है। उसमें क्या है कि सेरेब्रल वेसल्स का हेमरेज होता है और फिर उनको स्ट्रोक का अटैक आ जाता है। रेटिना में, रेटिना है कि हमारी आँख में भी हमारे को वेसल्स होते हैं, तो वहाँ भी ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो वहाँ भी दिक्कत होगी। तो रेटिना में अक्सर हमको रेटिनल इस्चीमिया यानी कि जैसे रेटिनल इस्चीमिया या फिर इन्फ्रैक्ट कह सकते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन में यानी कि हमारे सेरेब्रल इस्चीमिया या सेरेब्रल हेमरेज होता है, उसी तरीके से रेटिनल हेमरेज भी हो सकता है, रेटिनल इस्चीमिया या इन्फ्रैक्ट भी हो सकता है। फिर उसके बाद सेंट्रल रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है। फिर ज़्यादा हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन बने रहने की वजह से दोस्तों हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाती है। इसकी भी ग्रेडिंग होती है 1 2 3 4, वो हम आपको यहाँ फोटो में दिखा दे रहे हैं। हार्ट के लेवल पे दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है फ्रेंड्स। उसके बाद से लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, आर्टियल फिब्रिलेशन हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर भी हो जाता है सीवियर कंडीशन होने पर। अब अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो किडनी में दोस्तों नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके नेफ्रॉन डैमेज हो जाते हैं। नेफ्रॉन डैमेज होने की वजह से अक्सर हमको प्रोटीनूरिया होने लगता है, रीनल, और प्रोटीनूरिया होने की वजह से रीनल फेल्योर हो जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज में आ जाते हैं और फिर हमारा किडनी खराब हो जाता है। हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट कैसे करें? सेकेंडरी का तो पता है कि बीमारी का इलाज कराएंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन मैनेज हो जाएगा। अब हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम कैसे मैनेज करें। तो गाइज अगर हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन का, तो वो उसका 2 तरीका होता है। एक तो हम अपने डॉक्टर से मिलें, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेट कराएं, जाने क्या है, उसके हिसाब से फिर वो मेडिकेशन प्रोवाइड करें और फिर हम दवा खाएं, दवा से ठीक हो। दूसरा चीज़ जो हेल्प करेगा वो होम मैनेजमेंट होता है, जो हम घर पर ही बहुत सारी चीज़ों को करके मैनेज कर सकते हैं और फिर हमारी जो दवा के जो डोजिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और अंत में ये भी हो सकता है कि हमको दवा की ज़रूरत ना पड़े। तो वो होम मैनेजमेंट क्या है? तो सबसे पहले होम मैनेजमेंट शुरू करने से पहले मेडिकल ओपिनियन लेना, अपने डॉक्टर से संपर्क करना तो बहुत ज़रूरी है। आप मेडिकेशन पे आएँ, डॉक्टर से ओपिनियन लें, वो बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर किस ग्रेडिंग में है और किस ग्रेडिंग तक आपको बीपी के दवा की यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी। और जब वो ड्रग देता है तो आप दवा लीजिए और उसके साथ साथ अपने कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराइए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आपके दवाओं का डोज कम होगा और अंत में चल के दवाएँ खत्म होगी। फ्रेंड्स इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। होम मैनेजमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम रहते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, डेली रूटीन में हम जो काम कर रहे हैं उनमें हम जब चेंजेस लाएंगे तो हमारी प्राइमरी हाइपरटेंशन धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो चेंजेस कैसे ला सकते हैं? पहली बात दोस्तों, अगर आपके पास फ्रेंड्स अगर आप ओबेस हैं यानी कि आपके अंदर मोटापा है यानी कि ओबेसिटी है, जो उसका BMI लेवल है, BMI लेवल जानना हो तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि ओबेस हैं तो हमको ओबेसिटी को कम करना पड़ेगा। यानी कि कैसे करें वो आप एक अलग डिस्कस का पार्ट है। हम डाइट चेंज करके, अपने खान पान को चेंज करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके हम ओबेसिटी को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अगर आप ओबेस हैं तो अपने ओबेसिटी, अपने मोटापे को कम करिए। दूसरा पॉइंट है अल्कोहल इंटेक का, या फिर स्मोकिंग ले रहे हैं या अल्कोहल इंटेक और स्मोकिंग को हम पूरी तरह से क्लोज कर दें, स्टॉप कर दें। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साल्ट इंटेक डाइट यानी कि हम अपने खाने में जो ऊपर से नमक खाते हैं, जो कई लोग नमक ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जो नॉर्मल खाने में पकता है नमक, जो हम नॉर्मल हल्का खाना में नमक पड़ता है, बस उतना ही हम नमक लें। एक्स्ट्रा ज़्यादा नमक खाने की आदत को कम कर दें। धीरे धीरे अपने डाइट में, अपने रोज़मर्रा के खाने में नमक को कम खाएं, इससे भी हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। डेली अपने शरीर को हाफ एन आवर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कहीं अगर जाना हो, चौराहे तक जाना हो, आपके मार्केट सब्जी लेने जाना हो, तो आप साइकिल या बाइक या कार का यूज़ ना करके आप पैदल चले जाएं। तो आपके पास समय हो तो आप पैदल वॉक कर लें, इसी बहाने वॉक भी हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। या फिर डेली मॉर्निंग में उठें या इवनिंग में, जब भी आपके पास फुर्सत हो, आधे घंटे शरीर को कार्डियक एक्सरसाइज में दें। इसमें स्लो रनिंग कर सकते हैं,
नॉर्मल योगा कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं। खाने का मतलब एक फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपको आधे घंटे इन्वॉल्व करना ही होगा। चीज़ होती है कि आपके अपने खाने में लो कार्ब करना, यानी कार्बोहाइड्रेट, हाई डाइट कार्बोहाइड्रेट और हैवी फैटी डाइट को अवॉइड करना है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंक्लूड करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को। फ्रेंड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको बहुत ही आसानी से और सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। इसको लीजिए और अपने डाइट में इंक्लूड करिए, और डाइट से हैवी फैटी डाइट को अवॉइड करिए। इससे भी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो हम थायराइड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। थायराइड में खास तौर पे जो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए, ताकि आपके रिलेटिव तक भी ये सब चीज़ें पहुँचें, और जिनको ये जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है वो हमसे जानकारी हासिल करते रहें। इस चैनल के माध्यम से उन तक ये जानकारी पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।